नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था आपकी पाठ्य पुस्तक दीपकम, जो कि किस विषय की है? संस्कृत। याद रहेगा ना? संस्कृत नहीं, संस्कृत। संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है दीपकम, उसके पहले अध्याय का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे की बात करेंगे, तो चलते हैं आपके पहले अध्याय पर। कल हमने जो जिक्र किया था वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में, है ना? स्वर कितनी प्रकार के पढ़े थे हमने? स्वर पढ़े थे 2 प्रकार के। कौन कौन से? समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले। समान अक्षर वाले जो एक जैसे होते हैं, और संधि अक्षर वाले अर्थात जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, जिसमें 2 स्वरों की क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, तो समान अक्षर वाले और संधि अक्षर वाले। इसके साथ हमने पढ़ा था अनुनासिक वर्ण वाले, और साथ में हमने पढ़ा था री जो है उसका दीर्घ स्वरूप नहीं होता। और ह्रस्व किसके नहीं होते? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ह्रस्व स्वर कौन से नहीं होते जो सिर्फ दीर्घ होते हैं? बताइए 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, मैं चेक करूंगी बाद में, ठीक है ना? चलिए, मुझे लगता है आपने बता दिया होगा। ह्रस्व कौन से नहीं होते? ए, आई, ओ, औ, इनका ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ में ही होते हैं। इसका कारण, क्योंकि ये पहले से ही 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, तो फिर छोटे कैसे होंगे, है ना? चलिए, अब बात करते हैं व्यंजनानी। व्यंजनों की बात करते हैं। व्यंजनानी अर्थात व्यंजन। व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताम अवश्यम भवति। तो अब इसके शब्द के अर्थ पर चलेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपसे फिर कहूंगी कि आपने अगर अपनी किताब अभी तक नहीं खोली है तो अपनी किताब और पेंसिल साथ लेकर बैठें और फिर पढ़ें, और जो जो यहाँ पे शब्दों के अर्थ लिखे जा रहे हैं उनको साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको याद रहे। व्यंजना नाम व्यंजनों का उच्चारणे, उच्चारण में, उच्चारण में। आप यहाँ पे का के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही विभक्ति होती है, का के की, है ना? वो विभक्तियों की बात हम बाद में करेंगे। तो व्यंजनों के बोल सकते हो आप। व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित्, किसी भी स्वर की सहायता अवश्य होती है। कस्यचित्, किसी भी, स्वरस्य, स्वर की। लिखते जाइए, मैं बोल रही हूं, आप लिखते जाइए। स्वर की सहायता अवश्यम, अवश्य ही, भवती, होती है, भवती, होती है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कल हमने एक शब्द पढ़ा था भवंती। जब भवंती होगा तो वो बहुवचन रूप में होगा, और उसका अर्थ था होते हैं या होती हैं। ठीक है, यानी बहुवचन में जाएगा। लेकिन ये सिंपल है भवती, तो होती है या होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थं सर्वतः अ स्वरस्य योजनम भवति। उदाहरणम। अब पहले लाइन का अर्थ करते हैं। अतः, इसलिए, वर्णमालाया, वर्णमाला के, इसलिए वर्णमाला के, व्यंजनानाम, व्यंजनों का, उच्चारणार्थम, उच्चारण करने के लिए, या सीधा लिख सकते हो उच्चारण के लिए। उच्चारणार्थम, उच्चारण, लिखिए आप भी साथ में, उच्चारण के लिए, सर्वत्र, सब जगह, अ एक स्वर जो हमने पहले पढ़ा था, स्वरस्य यानी अस्वर का, स्वरस्य मतलब स्वर का, योजनम, योजन यानी संयोजन अर्थात संयोग, भवती, होता है। यानी एक, वैसे तो हम कोई भी स्वर लगा सकते हैं। अगर हम क के साथ आ लगा देंगे तो का बन जाएगा। वैसे क के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि क अगर बोल रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें अ मिला हुआ है। इसको हम डिटेल में अभी बात करते हैं, एक बार पहले समझिए। ठीक है, जैसे अब ये क लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है, पहले आप बताइए। मुझे लगता है आप क ही बोल रहे हैं इसको, है ना? जबकि ये क नहीं है, क्योंकि क तो ये है। ठीक है, अगर ये क लिखा हुआ है तो ये क्या है? अब आप कहेंगे मैम ये आधा क है। हाँ बिल्कुल, आप कहीं बहुत हद तक ठीक हो, आधा क है। यानी क में जब हलंत लगा दी, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर से रहित है, स्वर इसमें नहीं है।
तो ये आधा क प्लस अ मिलकर क बनता है। अब एक चीज और सीखेंगे, यहां आधा क लिखते हैं कि क में हलंत लगाई, लेकिन इसको बोलते आधा क नहीं है, इसको बोलेंगे क्या? चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जब किसी भी व्यंजन में नीचे हलंत लगा हो तो ये समझिए, इसको सिखाने के लिए, ना कि हमने सच में ऐसी टांग तोड़ी है, ये सिखाने के लिए कि जैसे मैंने क की क्या की, टांग तोड़ दी। क्या की मैंने? टांग तोड़ दी। अब टांग तोड़ दी तो क क्या किसी साइकिल पे, बाइसिकल पे, बाइक पर, स्कूटी पर बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है, उसका बैलेंस नहीं बनेगा, राइट। लेकिन अगर उसको कार दे दे तो बिल्कुल कार में बैठ जाएगा। तो बस यही करना है। जब भी इस तरह से आपको किसी भी व्यंजन वर्ण, सिर्फ व्यंजन की बात कर रही हूं मैं, किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ मिल जाए तो उसको आपने बोलना पता क्या है? जैसे इसको क्या बोलेंगे? ककार। जो भी व्यंजन हो उसके पीछे क्या लगा दो? कार, क्योंकि ये कार में बैठ पा रहा है, ये बाइक साइकिल पे नहीं बैठ पा रहा, राइट। तो ये किस में बैठ पा रहा है? कार में। तो हम क्या लगा देंगे? ककार। इसको बोलेंगे ककार, लेकिन लिखेंगे क में हलंत। जैसे अभी मैं बोलूं गकार, लिखेंगे कैसे? क्या हम ऐसे लिखेंगे ग का र? नहीं, ये क्या है? गलत। सही क्या होगा? ग में हलंत लगाई, क्या हो गया? गकार। नकार लिखना है तो न में हलंत लगा दो, खकार लिखना है तो ख में हलंत लगा दो, घकार लिखना है तो घ में हलंत लगा दो। इस तरह से ये लिखे जाएंगे और बोले जाएंगे, ठीक है। ककार, अब इसको ऐसे नहीं बोलूंगी आधा क प्लस अ, हम क्या बोलेंगे? ककार प्लस अ इजिकल क, गकार प्लस अ इजिकल ग, खकार प्लस अ इजिकल ख। यानी जिस भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा है उसके साथ एक बार अ लगा के साउंड करेंगे तो वो पूरा व्यंजन वर्ण बोला जाएगा। घकार प्लस अ इजिकल घ। अत्र व्यंजनम केवलम ककार, खकार, गकार, घकार इत्येवस्ति। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो होते हैं क, ग, ख, घ, जो भी क, ख, ग, घ हम बोलते हैं, ये सारे तो स्वरों के साथ होते हैं, इनमें स्वर मिले हुए हैं। जब हम बोल रहे हैं क तो अ की साउंड आ रही है ना, तो मिला हुआ है। जब हम बोल रहे हैं ख तो ख में अ मिला हुआ है, ख में नहीं, किसमें? खकार में अ मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन असल में व्यंजन कौन से होते हैं? अत्रम, अत्र व्यंजनम केवलम। यहाँ व्यंजन केवल होते कौन से हैं? व्यंजन तो सिर्फ यही होते हैं खकार, गकार, गकार, घकार, ककार, खकार, गकार, घकार, अंकार, इस प्रकार से, ठीक है। व्यंजनों में कभी भी स्वर पहले से मिले हुए नहीं होते, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, इनको सही तरीके से बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब अगर इस ककार में अ मिला रहे हैं तो क बन रहा है, और इसी ककार में अगर हम आ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? का, ठीक है। ठीक ऐसे ही जो भी स्वर हम मिलाएंगे वो बन जाएगा। ककार प्लस ई की, है ना, ककार प्लस उ कु, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं हमें। व्यंजना नाम चत्वार भेदा संति। अच्छा, ये एक लाइन रह गई बीच में, इसको पढ़ लें। अत्र व्यंजनम केवल, यहाँ व्यंजन केवल कौन से होते हैं? ककार, खकार, गकार, घकार, इस तरह से। लेकिन अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ पे अस्वर केवल उच्चारण के लिए एक बार प्रयोग करने के लिए संयोग उसका किया गया है। ये जो अ लगाए हैं ये हमें उच्चारण करने के लिए, हमें सिखाने के लिए लगाया गया है। व्यंजना नाम चत्वार भेदा संति। व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है वर्ग्या अर्थात स्पर्श वर्ण। याद आ रहा है, हमने पहले पेज पर भी पढ़ा था, जो आपके पहले अध्याय से पहले वाला पेज था उस पर भी ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन उस समय हमने ये परिभाषा नहीं पढ़ी थी कि वर्ग्या यानी स्पर्श वर्ण, इसे स्पर्श क्यों कहते हैं, ये स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आपके अध्याय में आएगा तब इस पे बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं परिभाषा की।
ये रही इसकी परिभाषा। वर्ग्य स्पर्शा जो हमने बात की थी स्पर्श व्यंजनों की, स्पर्शः व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थाना अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। जो आपके ये स्पर्श व्यंजन हैं ये स्वकीय अपने उच्चारण स्थानानुसारेण उच्चारण स्थान के अनुसार, यानी हर व्यंजन वर्ग का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है और ये अपने उच्चारण स्थान के कारण 5 भागों में विभक्त होते हैं। पंचसु का मतलब 5, वर्गेशु मतलब वर्गों में, विभक्ता मतलब विभक्त, भवंती मतलब होते हैं। अब देखो भवंती आ गया ना फिर से, तो भवंती क्या हो जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा, होते हैं। भवती था, होता है या होते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति। तो अब उच्चारण स्थान क्या होते हैं, है ना, उच्चारण स्थान की डिटेल और आगे आपके चैप्टर में दी हुई है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद करो कि हर वर्ग का, जैसे ये क वर्ग जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग, तो इन सभी वर्गों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। क वर्ग का अपना उच्चारण स्थान है, च वर्ग का अपना है, ट वर्ग का अपना है, लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना है कि ये जो क वर्ग में 5 वर्ण आ रहे हैं, इन 5 का स्थान एक है। ठीक, इसका और इसका अलग है, क वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है, च वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है, लेकिन च वर्ग के अंदर जो 5 आ रहे हैं उनका उच्चारण स्थान एक है। इसलिए ये वर्गों में अलग अलग विभक्त हैं और उच्चारण स्थान स्पर्श पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ आपकी जीभ का स्पर्श हो रहा है, उसके आधार पर उच्चारण स्थान निकलता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजक कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। तो 5 वर्ग, 5 वर्गों के अपने अलग अलग उच्चारण स्थान और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण। ठीक है, ये कुल मिलाकर कितने वर्ण हुए, 25 वर्ण हो गए, और ये सभी 25 वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख के अंदर जो जिह्वा हमारे स्पर्श करती है अलग अलग जगह पे, उसके कारण इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अंतःस्थ वर्णः, हमने पहले भी बात की थी, अंतःस्थ 4 ही होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। ठीक है, अब अंतःस्थ होते क्या है, इस पे बात करते हैं। अंतःस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। बहुत जगह पर स्वर्ण वर्णों के स्थान पर होते हैं। ठीक है, अतः एते अर्धस्वरा इत्यापि उच्यन्ते, इसलिए इन्हें अर्धस्वर, आधे स्वर भी कहते हैं। अब देखो नई चीज हमें पता लग रही है कि वैसे तो हमने कहा था स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्यों, क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्वरों को आधा नहीं कहा, यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अंतःस्थ वर्ण, कौन से वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण आधे स्वर कहलाते हैं। ये नहीं कह रहे कि स्वर आधे होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो व्यंजन है ये आधे स्वर कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब कैसे, इस पे बात करते हैं। अब इसमें आगे क्या दे रहे हैं, ई प्लस अ। अब ध्यान रखना, यहाँ ई प्लस अ की बात हो रही है, अ प्लस ई की नहीं हो रही, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर, पिछले जो भाग में पढ़ा था स्वर में, तो हमने पढ़ा था अ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बिना बोले लिखूंगी। अ प्लस ई मिलकर क्या बनते हैं, ए। अब अगर अ प्लस ई मिलकर ए बनता है तो ई प्लस अ मिलकर क्या बनेगा, आप कहोगे ए, क्योंकि आपने क्या समझा है, आपने समझा है 2 + 3 5, 3 + 2 भी 5। ठीक है ना, यानी 2 + 3 5 अगर होता है तो 3 + 2 भी 5 होता है। लेकिन बच्चों ये गणित नहीं है, ये संस्कृत है।
ठीक है ना। याद रखना है, अब क्या याद रखना है समझिए। अगर अ पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे ए। लेकिन अगर ई पहले आ रहा है, अ बाद में आ रहा है, तो ये ए नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, ई की जगह पर तो आ जाएगा यकार और अ की जगह पर सेम अ रह जाएगा। ठीक है, ई प्लस अ मिलकर यकार प्लस अ बनेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अब यकार क्यों बोल रही हूं, जो तो पुराने बच्चे इस वीडियो पे मेरे सुन रहे हैं उन्हें पता है मैं इसको यकार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने कल इस पे बात की थी। और जो नए बच्चे आज ही की वीडियो में जुड़े हैं, तो पहले वो इस चैप्टर की पार्ट 1 देख करके आए, जो कल डाली गई थी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूं मैं, तो पहले पार्ट 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैं यकार क्यों बोल रही हूँ। तो बाकी बच्चे ध्यान दें, और दूसरे बच्चे पहले वो देख कर आए, फिर इस वीडियो को देखें। ई प्लस अ जब होगा तो ई के स्थान पर तो आ जाएगा यकार और अ की जगह क्या रह जाएगा, अ। अब इसका उदाहरण दे रखा है, यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें य कहां से आ गया, अ कहां से आ गया, है ना। तो इसको समझते हैं पहले, आइए। यदि प्लस अपि को एक बार यहां लिखते हैं हम, यदि प्लस अपि। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि प्लस के ठीक पहले क्या है, प्लस के ठीक बाद में क्या है, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम संधि कब करेंगे, संधि तो तभी करेंगे ना जब ठीक जैसे प्लस से पहले क्या है, प्लस के बाद में क्या है, हमें पता लगेगा तो संधि कर पाएंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे पहले। तोड़ते हुए पहले य को तो मैं य लिख देती हूँ एक बार, लेकिन ये जो दी है इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने पे क्या बनेगा, दकार प्लस ई, दकार प्लस ई। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, अ, और लास्ट में क्या है, पी। तो अब इन दोनों को तो आप एक बार साइड में छोड़ दो। ठीक है ना, हमने मेन क्या तोड़ा, एक तो इस दी को तोड़ा और ये अ आ गया, दी में से दकार और ई निकला और इधर अ है। अब इसको भी एक बार छोड़ दो। हमें मेन क्या समझना है, हमें मेन ये दो समझने हैं। ठीक है ना, ई प्लस उ, जैसे ई प्लस उ यहां दिया हुआ है, ई प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ई प्लस उ मिलकर ई की जगह पर क्या आ जाएगा, जो यहां दे रखा है यकार, और अ की जगह पर अ अपनी जगह वापस ले लेगा, अ अपनी जगह किसी को नहीं देगा बाद में। ठीक है, तो ई मिलकर के ई बदल करके क्या बन जाएगा, यकार, और अ का स्थान सेम रहेगा। तो ये तो सेम अगर हो गया, अब आगे पीछे की चीजें लिखते हैं। अ के पीछे तो है पी, इससे पहले है दकार और इससे पहले है यकार। सॉरी, ये यकार नहीं है, ये तो पूरा यह है। तो ये हमें मिलाना है। अब मिलाएंगे कैसे, देखो, य की जगह वापिस यह लिख दूं। ठीक है, अब दकार, यकार और अ, इन तीनों को कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम दो तरीके से लिखना बताऊंगी आपको। पहला तरीका देखें, दकार की जगह पहले दकार ही लिख देते हैं, फिर यकार और अ, यकार और अ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, य पूरा बन जाएगा। यानी ये जो नीचे का हलंत है, स्वर लगने पे ये हलंत हट जाएगा और ये पूरा य बन जाएगा। और फिर क्या है पीछे, पी। ठीक है ना, ये बन गया आपका एक फॉर्मेट। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है, ध्यान रखना, ये भी सही है। लेकिन इसको एक और दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, जब दकार और य को भी आप मिला दोगे, तो जैसे विद्यालय वाला द्य लिखते हैं ना, द्य, तो ये जो द्य लिखा जाता है, ये कौन सा द्य होता है, ये यही द्य होता है जिसमें दकार और य मिलते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही ये द्य बनता है। तो ये बन गया यद्यपि, ये आपका सिद्ध हो गया, इट्स प्रूव्ड, यद्यपि। ठीक है, तो ये क्या है, ई प्लस अ मिलकर य प्लस यकार प्लस अ बना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पे। चलिए, अब आपके पास है री प्लस अ। री कौन सा, स्वर वाला जो री, ऋषि जिसको कहते हैं, री प्लस अ। अब इनको जब मिलाएंगे तो क्या कर रहा है, ये कर रहा है री को तो रकार कर रहा है, री को क्या कर रहा है, रकार कर रहा है, और अ की जगह फिर से अ बन रही है, अ की जगह फिर से अ बन रहा है। अब इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है,
पितृ प्लस आज्ञा। अब मैंने क्या बोला? आज्ञा। आप क्या बोलते हो इसको? आज्ञा, है ना? ये ठीक वही बात जैसे मैंने आपको सिखाया संस्कृत नहीं होता संस्कृत होता है, वैसे ही इसका उच्चारण ज्ञ नहीं होता जय होता है। कैसे? पहले इसी को समझते हैं, ठीक है? जैसे संस्कृत शब्द को हमने तोड़ा था, उसी तरह हम पहले तो इस एक वर्ण को सीखेंगे, ये क्या है ना? आप कहेंगे मैडम ये ज्ञ से ज्ञानी है, ये ज्ञ से ज्ञानी नहीं है, ये जय से ज्ञानी है, ठीक है? ज्ञान, ज्ञानी, जय, ये ज्ञ नहीं है। अब क्यों? क्योंकि इसको जब टुकड़े करोगे, आप तो बोलते हो ज्ञ, अगर आप ज्ञ बोलोगे तो आप कहोगे मैडम गकार प्लस यकार प्लस अ हो जाएगा, तो ये ज्ञ, ये वाला बन जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये किसको मिलाकर बनता है जानते हैं आप? ये मिलकर बनता है जकार प्लस यकार प्लस अ, ये बनता है जकार प्लस यकार प्लस अ, ज, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? आज्ञा, हम आज्ञा नहीं बोलेंगे। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये त्रि है, ये आ है, ये त्र कैसे बन गया? नहीं समझ में आ रहा ना? चलो इसको समझते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए हम फिर से क्या करेंगे? वही टुकड़े करेंगे जो हमने यदि प्लस अपि के समय किए थे। तो यहां हम लिख लेते हैं पितृ प्लस, क्या लिखेंगे बोलो? आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा। अब पी तो पी का पी रह जाएगा, एक बार हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। अब ये क्या है? तकार प्लस री है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है? जो ऐसा र होता है, ध्यान रखना, ये जो र होगा वो तो होता है तकार प्लस र, लेकिन जो इस तरह से फोल्डिंग री होता है वो री होता है, र नहीं होता, इसलिए री ऋषि जो स्वर में आता है वो है। उसके बाद है आ, फिर है जा, ठीक है? चलिए अब इसको समझते हैं। री प्लस आ, हमारे पास क्या है? री प्लस अ। हमने एक स्वरों में पहले चीज पढ़ी थी, क्या? समान अक्षर। तो अ और आ दोनों क्या है? समान अक्षर। अ आ दोनों समान अक्षर है, बस अंतर इतना है कि एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, बस, है ना? तो ये आ को हम अ जैसा समान अक्षर मान रहे हैं। अब री के बाद चाहे अ आ जाए, री के बाद चाहे आ जाए, लेकिन बदलेगा कैसे? री की जगह क्या हो जाएगा? रकार। री की जगह हम कर ले, रकार कर ले। चलिए री की जगह करते हैं रकार। और ये आ, अगर यहाँ पे अ है, अ का अ बच गया तो आ का भी क्या बच जाएगा? आ बच जाएगा। आ का भी क्या बचेगा? आ ही बचेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि री और आ मिलकर यहाँ आ को आप अ बना दो, क्योंकि यहाँ अ है। यहाँ जो फॉर्म में लगा होगा उसी फॉर्म में बचेगा, यहाँ आ लगा हुआ है तो आ ही बचेगा, ठीक है? अब जब हमें ये पता लग गया यहाँ रकार आ गया, यहाँ आ गया, अब आगे पीछे की चीजें लगाओ फिर से। चलो अब इसको मिलाते हैं। तकार, रकार और आ मिलकर क्या बनेंगे? यही बनेगा त्रा। तकार, रकार और आ, ये जो तीन फॉर्मेट हैं, ये तीन फॉर्मेट मिलकर क्या बनेंगे? त्रा। और आगे पीछे के अक्षर लगा देंगे तो पित्राज्या। क्या बन गया? पित्राज्या। इट्स प्रूव्ड, ठीक है? आगे चलते हैं। री प्लस अ, री प्लस अ अगर कहीं आ जाए तो री का लकार शेष रहता है और अ का अ बच जाता है। री का लकार शेष रहता है और अ का अ बच जाता है। हमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? री प्लस आकृति, री प्लस आकृति, उत्तर क्या आया? लाकृति। अब कैसे?
देखो बड़ा, ये बहुत सिंपल है, ये यहीं पे हम कर लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए री है, री के बाद में आ है। अब यहाँ ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं वहां नहीं लिख रही। री अपने आप में पूरा है, री की जगह क्या कर देना है, अगर री के बाद अ या आ आया है तो री के बाद यहाँ पे आ रहा है तो री की जगह क्या कर देंगे, लकार। क्या कर देंगे, लकार। ठीक है, और पीछे आ हमारे पास है ही, तो लकार और आ जब मिलेगा तो ला कृति, क्या बन गया, लाकृति। तो ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। अगला चलते हैं, उ प्लस अ। अब देखो फिर से वही चीज याद रखना, अ प्लस उ जब किया था तो क्या बना था, जब हमने, यहीं पे लिखती हूं मैं, अ प्लस उ किया था तो क्या बना था, लिखो कमेंट सेक्शन में, आई चेक आफ्टर दिस वीडियो। अ प्लस उ क्या बना था, ओ। लेकिन अब यहां उल्टा हो गया, उ प्लस अ, तो अब निश्चित है कि अगर अ प्लस उ ओ था तो उ प्लस अ तो ओ नहीं होगा, क्योंकि ये गणित नहीं है ना। तो अ उ प्लस अ अगर आ जाए तो उ के स्थान पर तो क्या कर दिया, वकार। उ के स्थान पर क्या कर दिया, वकार, और अ की जगह अ वापिस बच गई, अ की जगह अ वापिस बच गई। एग्जाम्पल है हमारे पास सु प्लस आगतम और उत्तर आ रहा है स्वागतम। अब मैं वहां तोड़ूंगी नहीं, इसको अपने माइंड में करने की कोशिश करो, यहां ज्यादा नहीं है तोड़ना। सु है, सु का सकार अलग, उ अलग, उ के बाद क्या है, आ, उ को किस में बदलना है, वकार में। तो आगे तो जो बचा, यहाँ पे स बचा, सकार बचा, सकार प्लस उ था, उ की जगह तो क्या आ गया, वकार आ गया। ठीक है, इस वकार में आ मिल गया तो वा बन गया, इस वकार में आ मिलने पर वा बन गया, वागतम पूरा हो गया। अब आगे सकार है, सकार अकेला रह गया, उसको कोई स्वर नहीं मिला, क्योंकि उसका जो स्वर ऊ था वो ऊ तो वकार बन गया, तो उसके पास स्वर बचा ही नहीं। जब स्वर बचा ही नहीं तो फिर वो क्या, आधा आ गया यहां। जब उसमें स्वर नहीं है तो स जो है आधा लिखा जाएगा, सकार स्वागतम। अब ये क्या हो जाएगा, स्वागतम। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। चलिए आगे चलते हैं हम ऊष्म व्यंजन की ओर। ऊष्म व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निस्सरति। ये क्या कह रहे हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, चार ही थे, हमने पहले भी पढ़े थे, यहां भी लिखे हुए हैं, श, श, स, ह, श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। अब उसकी परिभाषा यहां लिखी है कि ऊष्मानाम व्यंजन वर्णानाम, ऊष्म व्यंजन वर्ण उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख से, मुखात, मुख से, उष्ण, उष्ण यानी गर्म, उष्ण का अर्थ क्या है यहां, गर्म, और मुखात यानी मुख से वायु निस्सरती निकालते हैं। निस्सरती का अर्थ निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, ऊष्म व्यंजन वर्ण, जो ऊष्म व्यंजन वर्ण होते हैं वो उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकालते हैं। अब गर्म चीज को हम क्या कहते हैं, गर्मी को क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं ना। तो ऊष्मा गर्मी शब्द से निकला है, और ये जो व्यंजन वर्ण है श, श, स, ह, ये जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा हल्की सी निकल रही होती है। चाहो तो अभी चेक कर लो, ठीक है, हल्की सी, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने पर आपको ऐसे फील होगा, मुंह के आगे हाथ रखना, और फिर आपको फील होगा कि हल्की सी, हम अगर क बोल रहे हैं
ख बोल रहे हैं, ग बोल रहे हैं या और कोई इन चारों को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण बोल रहे हैं तो मुख से उतनी गर्म हवा नहीं निकलती। लेकिन जब हम श, श, स, ह ऐसे बोल रहे हैं तो आप ध्यान दो, आपके हाथ पे थोड़ी सी गर्म हवा महसूस होगी। तो ये जो 4 वर्ण हैं इनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। ये चारों बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकालते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह हमने पढ़ा था पहले। विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, ये विशिष्ट व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी सबसे विशेष होते हैं ये। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, यहां उच्चारण के लिए स्वर इसके पूर्व लगते हैं। अब देखो कितनी विशिष्ट अपने आप ही हो गए ना। अभी हम क्या कर रहे थे, जितने भी व्यंजन वर्ण थे स्वर उसके बाद लगा रहे थे, है ना। ककार प्लस अ क, खकार प्लस अ ख, गकार प्लस अ ग, अकार प्लस अ प, भकार प्लस अ भ, इस तरह से। लेकिन ये एकमात्र ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो जिनसे पहले स्वर लगता है, व्यंजन बाद में लगता है। कैसे, आओ देखें। चलो पहले ये लाइन पूरी कर ले। अत्र उच्चारणार्थम स्वस्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, कि यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का जो संयोजन है वो पूर्व में होता है, यानी पहले होता है, ना कि पश्चात, ना कि बाद में। अत्र द्वो अयोगवाहोस्त, यहाँ 2 अयोगवाह होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था अ और अह, अ और अह, वही 2 यहाँ है। अ, अब अ किससे मिलके बना? पहले अ है फिर अनुस्वार है, पहले अ है फिर अनुस्वार है। ये अनुस्वार मैंने आपको बताया था कि जो 5 वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं वो अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अनुस्वार वो 5 वर्ण हैं, उन्हीं में से एक है ये। तो वो व्यंजन है। अगर ये उसका प्रतिरूप है, ये बिंदु, तो ये भी व्यंजन हो गया, है ना। तो अ पहले लग रहा है, बाद में नहीं लग रहा। पहले स्वर आ रहा है फिर व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो ये अ अनुस्वार लग गया, ये अनुस्वार हो गए, ये बना अ, तो ये क्या हो गया? अयोगवाह। अयोग, अ का योग होना, ऐसे याद करो। अयोग, अ का योग होना। अह, यहां पे अ के साथ क्या लगी है? विसर्ग लगी है। अ के साथ क्या लगी है? विसर्ग, तो ये क्या बन गया? अह। ठीक है, अंतिम आपकी इसमें लाइन है, व्यंजने सह सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजने सह यानी व्यंजन के साथ, व्यंजने व्यंजन के, सह मतलब साथ, इसको लिखेंगे फिर से याद करेंगे इसको। व्यंजन के साथ सर्वेषाम अपि, सभी भी स्वरों का संयोजन होता है। व्यंजन के साथ सभी स्वरों का संयोजन हो सकता है, ये भी मैंने आपको पहले बोला था। ककार के साथ अ लगा दोगे तो क बन जाएगा, ककार के साथ उ लगा दोगे तो कु बन जाएगा, ककार के साथ ई लगा दोगे तो की बन जाएगा, ककार के साथ ओ लगा दोगे तो कौ बन जाएगा, है ना, इस तरह से। तो व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन हो सकता है, होता है। व्यंजने सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि, ये बड़ा अच्छा शब्द है, इसको ध्यान देना। व्यंजन के साथ स्वर का संयोजन होने पर, यानी जिस भी व्यंजन के साथ, जैसे ककार के साथ अगर अ लगाते हैं तो ये व्यंजन के साथ क्या है? स्वर है। व्यंजन के साथ क्या है? स्वर। तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोजन होने पर उसे क्या कहते हैं? जैसे ये ककार प्लस अ मिलकर बनेगा क्या? क। लेकिन ये बने क्या कहेंगे इसको? गुणिताक्षर। गुणिताक्षर ये नाम है कि इसको गुणिताक्षर कहते हैं। ठीक है, तो उस व्यंजन के साथ स्वरों का मेल होने पर उसे क्या कहते हैं? गुणिताक्षर कहते हैं, गुणित अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो अभी बात कर रहे थे, स्वर अ आ ई उ ऊ, ठीक है, ये व्यंजन, फिर मात्राएं, आ की मात्रा, जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती इसलिए ये बॉक्स क्या है? खाली। अ में कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये डंडी, छोटी ई की मात्रा इधर, इधर, बड़ी की मात्रा इधर, छोटे ऊ की इधर, बड़े ऊ की उधर। ठीक है,
इस प्रकार से होती है। तो ये आपको बनाने हैं, ये आपके चैप्टर्स के नीचे अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। क का की कू बन गया, तो ख का आप बनाओगे तो ख खा खी खू खू, है ना। गकार का बनाओगे तो ग गा गी गू गू, इस प्रकार से। तो ये सारा अभ्यास कार्य आप करेंगे। इन अभ्यास कार्य के जो भी उत्तर होंगे वो आगे की वीडियो में मैं यहाँ डालूंगी। आप बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने अभ्यास कार्य को जांच लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।